बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लॉक 7 में आप लोगों की पैथोलॉजी के जो आरबीसी डिसऑर्डर्स हैं उनमें हिमोलिटिक अनीमियाज का जो सब टॉपिक है G6PD H डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला हिमोलिटिक अनीमिया। अब इसका ओवरव्यू क्या है कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, यानी कि ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और इसकी वजह क्या, अगर आपसे कोई बेसिकली पूछे तो क्यों हो रहा होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के कम होने की वजह से ये अनीमिया हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारे पास वल्नरेबल होते हैं, यानी कि एक्सपोज होते हैं बहुत सारे ऑक्सीडेंट से, जो कि एंडोजिनस भी हो सकता है और यानी कि बाहर से भी हो सकता है, कोई अंदर भी ऑक्सीडेंट्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि आरबीसीज को क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। ठीक है, आरबीसीज बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इन ऑक्सीडेंट्स से, यानी कि ये ऑक्सीडेंट्स इन आरबीसीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब नेचर ने आरबीसीज की प्रोटेक्शन का क्या वे रखा है कि ऑक्सीडेंट्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स को खत्म कर देंगे इससे पहले कि ऑक्सीडेंट्स आरबीसीज को खत्म करें। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बुनियादी जो एंटीऑक्सीडेंट है वो है हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड GSH। अब ये एच इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटा, आपको पता है हाइड्रोजन लेके चीज़ रिड्यूस हो जाती है, तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन GSH ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करेगा ताकि ऑक्सीडेंट्स आरबीसीज को ना ख़त्म कर दें। अब इस डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, G6PD यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। ये एंजाइम जब बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो ग्लूटाथायोन है इनडायरेक्टली वो कम हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कैसे कम होगा। आपकी बुक के अंदर तो इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन इस डिज़ीज़ के अंदर होता क्या है कि जिस एंजाइम ने रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को बनाना होता है या रीजनरेट करना होता है, वो एंजाइम यानी कि G6PD, कौन सा एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज G6PD, वो एंजाइम कम हो जाता है जिसने ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म को मेंटेन करना होता है। जब रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन कम बनेगा या रीजनरेट कम होगा तो आरबीसीज वल्नरेबल हो जाएंगे ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए बाय ऑक्सीडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेंट को कौन खत्म कर रहा था, ये ग्लूटाथायोन। जब ग्लूटाथायोन नहीं है तो ऑक्सीडेंट आज़ाद हैं कि वो आरबीसीज को हिमोलिसिस करा दें आरबीसीज की और नॉर्मोसिटिक अनीमिया कॉज करा दें। ठीक है, अब बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोगों की बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो ग्लूटाथायोन होता है ना, ये इन ऑक्सीडेंट्स को क्या कर रहा होता है, न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। ठीक है, ये जो ग्लूटाथायोन होता है ये क्या कर रहा होता है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा होता है ऑक्सीडेंट्स को, और ख़ुद इस प्रोसेस के दरमियान क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन चाहिए? नहीं, हमें तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन चाहिए। अब रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन बनाने के लिए हमें G6PD चाहिए होता है। G6PD प्रोड्यूस करता है NADPH, और जो ये NADPH प्रोड्यूस करता है वो इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अपना हाइड्रोजन दे देगा ना, NADPH यहाँ से अपना हाइड्रोजन दे देगा, ये GS बन गई थी ना यहाँ पे, तो ये अपना हाइड्रोजन दे देगा, ये GSH बन जाएगा, वापस से हमारे पास रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन आ जाएगा जो कि ऑक्सीडेंट्स को क्या कर देगा, ख़त्म। अब ना हमारे पास G6PD है, ना हमारे पास NADPH है, और ना ही हमारे पास GSH है। तो जब हमारे पास ग्लूटाथायोन है ही नहीं, रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन, तो वो ऑक्सीडेंट्स को खत्म नहीं कर पाएगा और ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे कि वो आरबीसीज को डैमेज कर दें, हिमोलिसिस कोज करा दें। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ट्रांजिएंट, अच्छा ये ना इन्वायरमेंट के एक्सपोजर से होता है, यानी कि ऐसे बैठे बैठाए शुरू नहीं हो जाएगा, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, वो उसके एक्सपोजर की वजह से ट्रांजिएंट एपिसोड्स यानी कि इंटरमीडिएट एपिसोड्स आती जाती रहेंगी, ट्रांजिएंट एपिसोड्स होंगी इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की, यानी कि सर्कुलेशन के अंदर ही आरबीसीज की लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक है ड्रग्स और एक है इन्फेक्शंस। बच्चों जब भी इसका सिनेरियो आता है ना, हमेशा वो आपको हिस्ट्री में बताएगा कि बंदे ने कोई एंटी मलेरियल ड्रग इस्तेमाल किया 2-3 दिन पहले। और भी ड्रग्स होती हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स होती हैं, एस्पिरिन होती है, फिनासिटिन होती है, विटामिन के डेरिवेटिव, लेकिन मेजरली एंटी मलेरियल ड्रग का सिनेरियो आता है। या फिर वो आपको कह सकता है कि बंदे को हाल ही में कोई इन्फेक्शन हुई है। अब इन्फेक्शन में बेसिकली क्या होता है, इन्फेक्शन में बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स होते हैं जिनका काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने जर्म्स वगैरह को किल करना होता है, तो उस दौरान ये बहुत भारी मिकदार में ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडेंट्स ये इसलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। अब बैक्टीरिया तो किल हो जाता है लेकिन ऑक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आरबीसीज को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट हैं, लेकिन अगर किसी बंदे के अंदर G6PD की कमी है
तो यहाँ तो ऑक्सीडेंट आज़ाद हो गए। इन दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं जो कि अटैक करते हैं आरबीसीज़ की बीटा ग्लोबिन चेन को, ठीक है। जब बीटा ग्लोबिन चेन को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे तो बीटा ग्लोबिन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन हो जाता है डीनेचर। आपको पता है प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, प्रोटीन हो जाएगी, ये हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा और इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। और आपको पता है प्रेसिपिटेट्स बहुत टॉक्सिक होते हैं। इन प्रेसिपिटेट्स को हम लोग बोलते हैं हीन्स बॉडीज़। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हीन्स बॉडीज़, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाती हैं, हीन्स बॉडीज़ बन जाती हैं। और इसके अलावा ये जब अटैक हो जाता है ना आरबीसी की बीटा ग्लोबिन चेन के ऊपर, तो ये आरबीसीज अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी डिफॉर्मेबिलिटी लॉस कर देते हैं। जब ये लॉस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी हो जाएगा, आपको पता है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होना, डिफॉर्मेबिलिटी होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने कहाँ से पास होना होता है, इन्होंने सर्कुलेशन से गुजरना होता है, इन्होंने स्प्लीन से गुजरना होता है। अब लैक ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी की वजह से ऐसे सेल्स स्प्लीनिक साइनोसाइड्स के अंदर स्टक हो जाएंगे, वहाँ के मैक्रोफेजेस आके, वहाँ के फेगोसाइट्स आके इनको प्लग करेंगे। और जब ये हीन्स बॉडीज को प्लग करेंगे तो हमारे पास ऐसे बाइट सेल्स, यानी कि ऐसे लगता है ऐसे खाए हुए सेल्स मौजूद हों, वाइट सेल्स बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारे पास क्या था कि हमारे पास ड्रग्स जैसे कि एंटीमलेरियल्स या फिर इन्फेक्शन की वजह से ऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ये ऑक्सीडेंट्स बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ आरबीसीज को अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज होकर प्रेसिपिटेट बना देगा, इसको हीन्स बॉडीज़ बोलेंगे। लॉस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी की वजह से स्प्लीन के अंदर ये आरबीसी स्टक हो जाएंगे, स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस आकर इनको फेगोसाइटोस कर देंगे। जब इनको प्लग करने की कोशिश करेंगे तो बाइट सेल्स बन जाएंगे। ये इसकी पैथोजेनेसिस हो गई। और स्मीयर के ऊपर भी हमें क्या नजर आता है, स्मीयर के ऊपर भी हमें ये हीन्स बॉडीज और बाइट सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ड्रग के एक्सपोजर के 2 से 3 दिन के बाद वेरिएबल सेवेरिटी का हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि लाजमी नहीं है कि बड़ा शदीद हो, लाजमी नहीं है बहुत कम हो, वेरिएबल हो सकती है। बच्चों इसके ना बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। अफ्रीकन, मेडिटेरेनियन वगैरह इसके वेरिएंट्स होते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कह सकते कि अब ये हर बंदे के अंदर इक्वल ही सेवेरिटी का कॉज करेगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा होता है कि G6PD कितना डेफिशिएंट है। अब ये एक एक्स लिंक्ड डिजीज़ है, यानी कि मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे, तो उनके यूनिफॉर्म यानी सारे आरबीसीज यूनिफॉर्मली अफेक्टेड होंगे। हीट्रोजाइगस फीमेल्स के अंदर क्या होगा, हीट्रोजाइगस फीमेल्स के अंदर ये होगा कि 2 तरह की पॉपुलेशन बन सकती हैं आरबीसीज की, एक नॉर्मल आरबीसी की पॉपुलेशन, एक G6PD डेफिशिएंट आरबीसीज की पॉपुलेशन, ठीक है। और जो कैरियर फीमेल्स होती हैं नॉर्मली अनअफेक्टेड होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रोसेस हो सकता है अनफेवरेबल लायोनाइजेशन का, यानी कि बहुत भारी मिकदार के अंदर आरबीसीज अफेक्ट भी हो सकते हैं। अब एक A- वेरिएंट होता है G6PD का, A- वेरिएंट, इसके तकरीबन 400 वेरिएंट्स होते हैं। ये एक ऐसा वेरिएंट है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ ओल्डर सेल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम जो है ना, जो आपकी बुक में बनी हुई है, ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैं बुक से दिखा देती, लेकिन ऐसा सच कुछ देखने का है नहीं इसके अंदर। बाकी बस ये सिंपल सा टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और मैं आपको बता दिया कि ये हमेशा इस तरह से आता है कि आपको हिस्ट्री में वो बताएगा कि इसको एंटी मलेरियल या इस तरह का कोई एक्सपोजर है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह।